हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की बैकडोर मफाहमत की कोशिशें रंग ले आई हैं। 3 दिन की शदीद हंगामा राई के बाद आखिरकार जब कौमी असम्बली में जारी तूफान ने थमने का नाम लिया, आज स्पीकर असम्बली जो है वो खुद मामलात बेहतर करने के लिए मुतारिक हुए, जिसके बाद इजलास जो है वो 2.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। असद कैसर के अलावा परवेज खटक, असद उमर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर और फवाद चौधरी ने राना सनोल्ला, अयाज सादिक, राना तनवीर, शाजिया मरी, राजा परवेज अशरफ और मौलाना असद महमूद से मुलाकातें की। मफाहमत की इस कोशिश में हुकूमती और अपोजिशन के जो 7 अरकान पर पाबंदी लगाई गई थी वो भी हटा ली गई है और यूं इस तमाम कोशिश के बाद इजलास मामूल के मुताबिक शुरू हुआ और आखिरकार आज अपोजिशन लीडर शहबाज मुसलसल 3 नाकाम कोशिशों के बाद 3 दिन आज बजट पर तकरीर करने में कामयाब हुए। अगर अवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। ये बजट नहीं, ये सरासर धोखा और कौम के साथ फ्रॉड है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और उसको हम एक्सपोज करेंगे। और पूरी ऑपोजिशन का ये बाकायदा फैसला है कि वाकई अगर यही सूरत हाल है कि महंगाई का और तूफान आएगा, गुर्बत बढ़ेगी, तो हम इंशाल्लाह इस बजट के खिलाफ सीधा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। इसको पास नहीं होने देंगे जनाब स्पीकर। चीनी, दूध, दही समेत खानों के अशाया पर नए टैक्स खत्म किए जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम से कम 20% इजाफा किया जाए। मजदूर की तरह कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए की जानी चाहिए। LNG और RLNG पर टैक्स खत्म किए जाएं और बिजली और गैस के बिलों को हमारे दौर की सतह पर वापस लेके आया जाएगा। स्पीकर, आज असम्बली का माहौल नाज़रीन कशीदा तो नहीं दिखा, लेकिन हुकूमती बेंचेस तकरीबन खाली थी और उसकी वजह MNA आमिर लियाकत के मुताबिक तकरीबन 41 हुकूमती अरकान असम्बली जो हैं वो अपोजिशन लीडर की तकरीर का उन्होंने बाइकआउट किया। दूसरी जानिब आज अपोजिशन की जानिब से गुज़श्ता रोज़ स्पीकर असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के फैसले को वापस लेने की बात की गई, जबकि साथ ही ज़राए के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाएगी। मज़बत बात यह है कि आज शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर के अख्तिताम पर स्पीकर साहब को कहा कि वो इजलास बेहतर चलाने में अगर मदद करेंगे तो हम भी उसके लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी। और अगर हुकूमत इस ऐवान को संजीदगी से लेती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हम भी संजीदा तरीके से उनकी बात सुनेंगे। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली की मफाहमत की कोशिशों के जवाब में विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने भी मजबूत जवाब दिया शहबाज शरीफ साहब को, बल्कि तंज़ी अंदाज में वो नवाज शरीफ को बड़ा रहनुमा भी कह गए और उनसे सीखने की भी बात कर गए। गिला किया उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कि वजीर आजम हाउस में कम आते हैं। मेरे ख्याल में उनको इससे ज्यादा आना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो कायद हैं, बहुत बड़ा सियासी नाम है, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, हम चाहते हैं वो भी पाकिस्तानियों के साथ जिंदगी गुजारें। हम चाहते हैं वो भी हमारे पास आए, हम उनसे कुछ सवाल पूछें, हो सकता है उनसे कुछ सीखने के लिए हो। आपको वजीर आजम के पार्लियामेंट हाउस में आने की कमी का गिला है तो खुदारा वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। हंगामा राई के बाद मफाहमत अच्छी बात है, लेकिन इस मफाहमत के दिन अगर वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी असम्बली में आ जाते और बराह रास्त वो अपोजिशन लीडर की तकरीर भी सुनते तो हुकूमती रवैये पर होने वाली जो तनकीद थी वो धुल जाती। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। नून लीग पंजाब के सदर मेंबर कौमी असम्बली राना सनोल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगे चलकर विफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो असद उमर साहब का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी आ जाएंगे असम्बली, लेकिन नवाज शरीफ साहब जिनसे हम सीख सकते हैं, 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के रह चुके हैं, बड़े रहनुमा हैं, उन्हें भी वापस आकर अपना इलाज पाकिस्तानी अवाम में रहकर करना चाहिए। जी राना साहब।
असद उमर साहब को चाहिए कि जब उन्हें ये मालूम है और ये बात आज उनकी अपनी ज़ुबान पे आ गई कि वो एक बड़े सियासी लीडर हैं, वो इस मुल्क के 3 मरतबा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तो ये ज़रा इस बात पे ऊपर भी गौर करें कि उनके ख़िलाफ़ किस तरह से झूठे मुकदमात कायम किए गए, झूठे रेफरेंसेस जो है वो दायर किए गए और उनको एक ऐसे जज से सज़ा दिलाई गई जो जज बाद में अपने मरने से पहले जो है वो तौबा भी उसने की और उसने बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए से ये बात जो है वो अयां की कि उसे किस तरह से ब्लैकमेल करके जो है वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ को मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को मरियम नवाज़ शरीफ को और कैप्टन सफदर को जो है वो सज़ा दिलाई गई। तो इसके ऊपर भी ज़रा ख्याल कर लें। और दूसरा ये है कि वो इलाज की गर्ज से गए हैं, आपकी हुकूमत ने बाकायदा कैबिनेट ने जो है वो उनको इजाज़त दी थी, बल्कि उनको रिक्वेस्ट की थी कि जी आप अपना जहाँ से आपका इलाज पहले हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वहीं से आप जाके। लग रहा ये है कि सुलह आपकी हो चुकी है। आज जिस तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशन ने स्पीच की, फिर असद उमर साहब ने की, फिर आपने जो तरीके अदम एतमाद पेश की थी वो भी वापस ले ली, तो मुबारकबाद कबूल कर लीजिए। आज बड़े अरसे बाद समझ आई है और ये 3 दिन की जो मुसलसल इन्होंने जो वहाँ पे जो है वो अमल किया और उस अमल के नतीजे में जिस तरह से मीडिया ने और एक सिविल सोसाइटी ने जिस तरह से यानी अपना रिस्पॉन्स किया, उसके बाद इनको समझ आई। अब ये भी मैं कह सकता कि इनको समझ ये पूरी आ गई है या सिर्फ वक्ती तौर पे आई है। तो अगर तो ये इनकी समझ बरकरार रही और इन्होंने अपोजिशन को इज्जत दी, लीडर ऑफ द अपोजिशन को इज्जत दी, पार्लिमानी लीडर जो है अपोजिशन के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना असद नदवी साहब, उनको इज्जत दी, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी फिर जो है वो हुकूमती तरीके से जो भी बात करेगा उसकी बात को ठीक। अच्छा राणा साहब, आपने फरमाया कि मीडिया का भी दबाव और अवाम का भी था। ऑब्वियसली जिस तरह से हेडलाइनें फ्लैश हो रही थी, बेंचेस पे चढ़ के जो गालम गलोच की गई वो सबके सामने था, लेकिन सुना है कि इस प्रेशर के अलावा कुछ कॉलें मौले भी आज आई, शायद आप लोगों को भी आई होंगी, उनको भी आएंगे जी आप थोड़ा सा सर नीचा करके और पार्लिमान को चलाएं, इस तरह से मुल्की मामलात नहीं चलते। देखें हम देखें ना, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो ऑन रिकॉर्ड है कि जिस दिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बजट में डिबेट का आगाज करना था, उस दिन बाकायदा मुतहदा अपोजिशन की मीटिंग हुई है। इसमें और पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग मौजूद थे और ये तय हुआ था कि जो रवैया आज हुकूमत का होगा वही रवैया जो है वो फिर कंटिन्यू होगा। तो अगर वो उस दिन आज की तरह जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर जो है वो सुनना शुरू कर देते और उनके ऊपर आवाजें ना करते और जिस किस्म की वो आवाजें कर रहे थे चोर डाकू की, वो भी अमल ना करते, तो फिर जवाब में जो फिर उनको हुआ है या उनको कहा गया है वो भी ना होता, तो ये बिल्कुल सबूत उस दिन जो है वो मामला चलता। देखिए शुरू उन्होंने किया क्योंकि अपोजिशन लीडर की तस्वीर पे अपोजिशन ने शोर तो नहीं ना बचाना था, शोर उन्होंने बचाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर जो मैच हुआ है 3 दिन, उसमें मैं बिल्कुल स्टेज पे बात करने वाला आदमी, फिर दोनों तरफ से जो है वो मैच बराबर ही था। फिर मैं कहूँ कि जी उन्होंने किया जो हमने नहीं किया, जो हमसे नहीं हुआ तो उनसे हुआ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जो नारा जो बात हमसे हो सकती थी वो हमारी तरफ से भी हुई है उनकी तरफ। लेकिन राणा साहब सवाल मेरा ये कि इसमें ये रेफरी दरमियान में कैसे पहुंचा, वही मैं कह रहा हूँ कि कोई कॉलें शॉलें आई और फिर ठंडा हो गया। देखिए ये उनको पता होगा क्योंकि हमारा ये ख्याल है और अब आज ये साबित हो चुका कि ये सारा कुछ वज़ीर-ए-आज़म की इमाम पे हो रहा था और इस पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा था, क्योंकि इस निज़ाम को डिस्क्रेडिट करना और इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ले जाना जो है वो भी इमरान खान का एजेंडा है और वो ऑन रिकॉर्ड है इस बात को। अब आज देखिए कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने स्पीच शुरू की है तो वही लोग जो हुल्लड़बाजी करते थे उनमें से शायद 2-4 को नहीं मालूम था, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके
बाद उनको मना किया गया। उसके बाद ये बाकायदा अपनी लॉबी में गए और वहां पे असद उमर साहब और जो है मलक आमद डोगर साहब, उन्होंने बाकायदा ये बात खुद सुनी है लोगों ने। उन्होंने कहा कि भाई देखें, आपने 3 दिन जो किया तो किया, आज वीडियो की आपकी जो है वो तस्वीर सुनी जाएगी, क्योंकि ये हुक्म है वज़ीर आज़म साहब का, उन्होंने मना कर दिया है उनको उनकी स्पीच को रोकने का। ये तो फिर उसके बाद तो किसी ने तो उनकी सांस भी दिया वहां पे। अब ये वज़ीर आज़म साहब ही बता सकते हैं कि पहले 3 दिनों में ये ऐसी चीज करवाया और आज में उन्होंने जो है वो हाउस को स्मूथ चलाने के ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शन अपनी पार्टी को या अपने लोगों को की दी। ठीक, तो राणा साहब आपकी जानिब तो कोई नहीं दबाव शबाव, कोई कॉल शॉल के जी आप भी बस थोड़ा सा गुजारा करें? देखे ना बात, हमने तो सिर्फ स्पीच करनी थी ना वीडियो की। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। कल तक राणा साहब, कतई कलामी की माफी, शायद खाकान साहब कल हमारे शो में थे, वो कह रहे थे कि कौन सा स्पीकर, हम तो अदम एतमाद ला रहे हैं। मतलब बिल्कुल बात सुनने के लिए कल तक तो रात तक नहीं तैयार थे, आज सुबह अचानक ही सुलह हो जाती है। नहीं, अगर स्पीकर जो है वो अगर आज हमें ये यकीन ना दिलाए कि जी हम आपकी जो स्पीच है उसको मैं जो है वो अलाउ करूंगा और मैं रोकूंगा दूसरी तरफ से इंटरेस्ट जो है और आप स्पीच करें, अगर आज भी स्पीकर साहब ये अपना फर्ज ना निभाते तो आज भी फिर हमारी तो उनके साथ कोई सुराग नहीं थी। लेकिन अगर वो अपना फर्ज निभाते हैं तो फिर सारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं। ठीक है, अच्छा, उनकी जात से तो हमारा कोई झगड़ा नहीं। ठीक है, अच्छा राणा साहब, अभी जो अदम एतमाद थी स्पीकर साहब के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर, उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें। क्या वो मामला अब खत्म हो गया है, वो अभी नहीं लाएंगे आप अदम एतमाद? वो अदम एतमाद की जो तहरीक है वो इस अमल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था जो 10 जून को इस हाउस में 20 बिलों को एक तरफा तौर पे रूल के खिलाफ, आईनी तरीकाकार के खिलाफ पास हुआ है। और हालत ये थी कि डिप्टी स्पीकर साहब आगे सामने रख के कागज को पढ़ते जा रहे थे और पूछ रहे थे कि जो हक में है वो हाँ कहें, जो खराब है वो ना कहें। ना कोई हाँ कह रहा था, ना कोई ना कह रहा था, और वो फैसला सुनाए जा रहे थे कि फैसला हाँ बन गया। तो उस रवैये के खिलाफ हमने जो है अदम एतमाद की तहरीक, और आज स्पीकर साहब ने हमें यकीन दिलाया कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो इक्वल नंबर हो पीसीबी की इक्वल नंबर से जो है वो कमेटी बनाई जाएगी, वो रिव्यू करेगी उस दिन की कार्रवाई को, और अगर हमारा मुतालबा या हमारा मौक़िफ़ तय हुआ तो वो इलेक्शन से जो है वो विड्रॉ होगी। ठीक, तो इसका मतलब ये कि जो राणा साहब स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक फिलहाल मौखर हो गई है? फिलहाल ठीक, और राणा साहब जाते हुए ये भी बता दीजिए कि अभी भी अपोजिशन ये कह रही है कि हम बजट मुस्तरद करवा देंगे। अब तो बात मफाहमत की तरफ ही जा रही है, लेकिन क्या नंबर्स आपके पूरे होंगे? कैसे मुस्तरद करवा देंगे? क्या इत्तेहादियों से भी बातचीत है, तरीन साहब के ग्रुप से भी बातचीत हो रही है, क्या प्लानिंग है उसकी? देखिए, बात यह है कि जो हमारी बात है वो आज से 3 साल पहले भी यही थी और ये 3 दिन पहले भी यही थी और आज भी वही है कि अगर आप अपोजिशन को इज्जत देंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात सुनेंगे तो हम भी आपकी बात करेंगे। बाकी जो बजट को जो है वो रोकने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको तो हम अमल करेंगे, वो हमारा आईनी और कानूनी है। ठीक, राणा सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नून लीग पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ सवालात उन्होंने उठाए। विफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राणा सनाउल्लाह साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। आज जो कुछ पार्लियामान में हुआ उसी तरह पार्लियामान को रन करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान साहब मौजूद है। खान साहब, बहुत शुक्रिया। हमने जो हेडलाइनें देखी 3 दिनों से, कौम ने जो देखा, बड़े सीनियर सियासतदानों ने जो किया वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब अफवाम व तफहीम से मामला हल हो चुका है। क्या
इसी तरह नहीं होना चाहिए ऑलवेज कि आप भी खामोश रहें, वो भी खामोश रहें, और अवामी इश्यूज पर कम से कम इस तरह के डेस्क बजाना, डेस्कों पर खड़े होना और जलाना और गिराना और गालियां निकालना, ये अब बंद हो जाना चाहिए मुस्तकिल तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने आदिल बजा फरमाया, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, फाम व तफहीम के साथ होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन हुआ, PTI जीती, इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ उठाया, फर्स्ट डे था पार्लियामेंट में और पहली उनकी स्पीच थी, और अपोजिशन ने उस वक्त जो हुल्लड़बाजी की और थ्रू आउट की, पूरी तकरीर के दौरान की, और कई किस्म के आवाज़ें कसे, सिलेक्टेड के नारे लगाए। अगर उसकी सिलेक्शन की है तो इस मुल्क के आवाम ने किया है, मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों ने की है, नौजवानों ने की है, हमारी माओ बहनों बेटियों ने की है। ज़रूर क्रिटिसाइज करें, हम बैठ के सुनेंगे, आपके क्रिटिसिज्म को सुनेंगे, हम दलील के साथ बात करेंगे। तो बिल आखिर तो बात इसी बात पे ख़त्म हुई कि ठीक है जी, अब हम बात सुनेंगे भी और बात सुनाएंगे भी। और फिर एक 6 रुकनी कमेटी भी बनी, और उस 6 रुकनी कमेटी में अपोजिशन, जॉइंट अपोजिशन के लोग हैं, हमारे भी लोग हैं, उन्होंने बैठ के इस पे बात की है। ये भी एक अच्छी बात कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ मूव की थी, उसकी भी विड्रॉल का कमिट उन्होंने किया है, यकीनन वो विड्रॉ करेंगे। और जो लेजिस्लेशन हुई है जिसमें ख़ास कर 2 बिल जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के मुतल्लिक़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बिल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का बिल, तो उस पर कई बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मुख्तलिफ वज़रा ने कहा, PTI के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि आएँ बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बैठ के बात करते हैं कि इलेक्शन हमारा जो भी हो क्रेडिबल हो, ताकि हारने वाला अपनी हार को तस्लीम करे, जीतने वाले की जीत को तस्लीम किया जाए। तो अपोजिशन नहीं मानी, तो अब उन चीज़ों पे फिर उसे भाई उन बिल्स को रीविज़िट किया जाएगा। ठीक है, हम रीविज़िट करने के लिए तैयार हैं, सेनेट में बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं, लेजिस्लेशन के लिए तैयार हैं। इस मुल्क के और आवाम के इंटरेस्ट में जो भी लेजिस्लेशन हो, हम अपोजिशन की बात भी सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन खुद तो बात करे और प्राइम मिनिस्टर को बात ना करने दे, खुद तो बात करनी चाहे और प्रेसिडेंट को बात ना करने दे, खुद तो बात करनी चाहे लेकिन वज़ीर ख़जाना को बात न करने दी जाए, और फिर जिस तरह की उल्लड़बाजी करके हमारे 2 बंदों को ज़ख्मी किया है। ठीक, चौधरी अकरम चीमा हमारे। अच्छा खान साहब, चले, ये तो जो होना था वो हो गया, अच्छी बात है, अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ बात जारी है, लेकिन रास की बात बताएं कि ये सुलह करवाई किसने? सुना है कोई कॉलें वगैरह आई आप लोगों को भी और उनको भी, उसके बाद आप मान गए? देखें जी, इसमें बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हाउस चलना चाहिए। बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट्स ये चाह रहे थे। कल मैं और मेरा बेटा मंसूर हयात, हम भी मिले प्राइम मिनिस्टर को और हमने भी रिक्वेस्ट की कि मामलात ठीक तरीके से चलने चाहिए। इस तरीके से हमारी बदनामी ज़्यादा होगी, बुरा वो करेंगे, बदनामी हमारी होगी, क्योंकि ज़िम्मेदारी हमारी है कि हाउस को ठीक तरीके से चलाएं। तो पार्लियामेंटेरियंस की राय थी, वक्त की ज़रूरत भी थी, तो जिसने भी कहा को मुस्बत सोच के साथ कहा, तो अगर कोई मुस्बत बात होती है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अपोजिशन की नहीं खान साहब, ये मेंबरान पार्लिमान भी चाह रहे थे, लेकिन उनकी कॉल्स तो इतनी अफादियत वाली नहीं होती। मैं जिन कॉल्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो शायद पहले आ जाती तो ये मामला होता ही नहीं। आपको पता है मैं जो बात कर रहा हूँ। आई होंगी जी, यकीनन उनकी कॉल्स भी आई होंगी, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे अपने दिल की आवाज़ और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस के दिल की आवाज़, लेकिन इस बात पे अपोजिशन के साथ एहतजाज भी कि अपोजिशन अपनी बात करे और दूसरे की बात ना सुने, ये भी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस और रवायात के ख़िलाफ़ है। और अपोजिशन हमेशा एग्रेसिवली उलड़बाजी करे। अब जिस तरह जिस दिन वज़ीर ख़जाना ने बजट पे स्पीच की, प्राइम मिनिस्टर के कंधे के साथ खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बातें करना, नारे लगाना, उसके ख़ानदान का नाम लेके, बहनों का नाम लेके नारे लगाना और बुरा भला करना, तो ये जो छोटी सोच रखने वाले लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। और अपोजिशन छोटी सोच रखने वाले लोगों पे मुश्तमिल है और छोटी बात करते हैं, घटिया बात करते हैं, दूसरे की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। तो फिर कहाँ तक ये, अगर कुछ हमने किया तो एक्शन नहीं था, हमारा तो रिएक्शन था।
ठीक। उनके एक्शन के खिलाफ हमारा रही है। चले गुलाम सरवर खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आप चूंकि कल इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात भी की, अब आपने रिंग रोड स्कैंडल पर आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ रावलपिंडी रिंग रोड का जो स्कैंडल है उस पर इंक्वायरियों का आगाज हो चुका है, लेकिन दूसरी जानिब हैरानकुन तौर पर पंजाब के बजट में इस मंसूबे के लिए कुछ भी नहीं रखा गया और इस मंसूबे पर काम वो अप्रैल से इंक्वायरी के आगाज के बाद से तकरीबन रुका हुआ है। इस तमाम पेशरफ्त से प्रोजेक्ट के मुस्तकबिल पर सवालात खड़े हो चुके हैं। एक माह पहले अवाम के सवाल जवाब देते हुए ट्रांसमिशन में वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि ये प्रोजेक्ट जो भी हो जारी रहे। मुझे इंफॉर्मेशन दी कि रिंग रोड में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। पहले इंक्वायरी की, फैक्ट फाइंडिंग जो मिशन जो इंक्वायरी थी उसमें पता चला वाकई ये है। ताकतवर टीम एंटी करप्शन के अंदर पूरा इसके ऊपर काम कर रही है। 2 हफ्ते के अंदर पूरा हमें इसकी इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाएगा और फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन रिंग रोड रुकेगी नहीं। वो जो सीधी लाइन थी, बजाय इतना लंबा जो 20-26 किलोमीटर का चक्कर लगा के आ रही थी, लोगों को फायदा। अब बजट में रकम के मुख्तस ना होने और काम रुक जाने से इस मंसूबे के मुस्तकबिल पर यकीनी तौर पर सवालात तो खड़े हो गए हैं। दूसरी जानिब FI और पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरियों का आगाज कर दिया और रावलपिंडी के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से तमाम मतलूबा दस्तावेजात भी अपने कब्जे में ले लिया। जराए के मुताबिक इंक्वायरियों के मुकम्मल होने में 1 माह से ज्यादा वक्त लग सकता है। इस स्कैंडल में बिलवास्ता हुकूमत के 2 अहम वज़रा के नाम लिए गए, जिनमें वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ओहदे से ये कहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। अगर आपने मेरे पे इल्ज़ाम डाला है तो अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब आपने आखिरी वक्त तक ये साबित करना है, चाहे कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, कि ये सच है। आपके पास ऑप्शन है, कमिश्नर साहब को कोर्ट लेके जाएं, चैलेंज करें। ये अगर ये देखें, कमिश्नर साहब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कि ये प्रूव करें इस चीज का, या तो माफी मांगे। अब इल्जाम विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान साहब पर भी लगा, उन्होंने क्या कहा था जरा आप सुन लें। अगर इंक्वायरी में आपका नाम नहीं तो फिर इसका मतलब हुकूमत के अंदर ही कोई है जो आपके खिलाफ हाथ मार रहा है और ये आपके बकौल मीडिया को फीड कर रहा है। कौन है ये? यकीनन आस्तीन के सांप हर जगह मौजूद होते हैं, हर मुआशरे में, हर अदारे में मौजूद होते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी यकीनन इस तरह के कुछ लोग हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन गलत चीजें फीड करने वाले गलत फीड नाज़रीन। गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल इसी मामले पर बड़ी अहम उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी। खान साहब, रिंग रोड भी डिस्कस हुआ होगा, जो तहकीकात होनी थी उसका क्या बना? चूंकि आपको तो इस्तीफा देने से भी मना किया, वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मना किया कि जी आपका कुछ लेना देना नहीं है। अब तक जो तहकीकात हुई हैं, क्या वज़ीर आज़म अब भी आपसे मुतमईन है कि जी आपका कोई लेना देना नहीं है, या वो कहते हैं कि जरा सब्र करें, तहकीकात होने दें? यकीनन जी वो तो डे फर्स्ट से मुतमईन है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल लेना देना मेरा ज़रूर है कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है, और मैं जब भी मिला प्राइम मिनिस्टर को मैंने हमेशा ये बात की, इससे जल्द अज जल्द शुरू भी होना चाहिए और ऑन टाइम इसे कंप्लीट भी होना चाहिए। हमारे दौर में शुरू भी हो और हमारे दौर में पाया तकमील तक भी पहुँचे, और ये पिंडी इस्लामाबाद की एक अहम ज़रूरत भी है। तो मैंने कहा जी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, जो ज़िम्मेदार हैं, अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट एक ही है कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है और PTI के लिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये शुरू भी होना चाहिए और जल्द अज जल्द मुकम्मल भी होना चाहिए। तो ये मैंने बात कल भी उठाई और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अश्योर किया कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट नई अलाइनमेंट के साथ शुरू भी होगा और अपने मुकर्रर वक्त पर पाया तकमील तक भी पहुंचेगा। मैंने इसके अलावा टेक्सला बाईपास की भी बात की। अच्छा खान साहब, आपको वज़ीर आज़म ने कहा कि रिंग रोड मुकम्मल होगा, लेकिन पंजाब के बजट में कोई रकम उसकी मुख्तस नहीं की गई। उसकी वजह से सवालात उठ रहे हैं कि शायद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखें जी, लास्ट ईयर बजट मुख्तस भी हुआ था, 6.5 बिलियन रुपीज़ इसके लिए एलोकेट हुए थे और पैसा रिलीज़ भी हुआ है, जिसमें से 2.3 बिलियन लैंड एक्विजिशनिंग के लिए उसकी डिस्बर्समेंट भी हुई, और स्टिल प्रोजेक्ट उसी मोड पे अलाइव है। देखना, उस मोड पे लैंड एक्विजिशनिंग पंजाब गवर्नमेंट ने करके देनी थी और BOT बेसिस पे वो प्रोजेक्ट बनना था।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचना था। सिर्फ उसकी अलाइनमेंट तब्दील होगी और पहले से शॉर्ट हो जाएगा यकीनन, जिस तरह का इशारे मिल रहे हैं, और यकीनन वो फिजिबल भी होगा। तो प्रोजेक्ट अलाइव है और प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शुरू भी होगा और अपने मुकर्रर वक्त पे पाया तकमील। अच्छा सरवर खान साहब, जुल्फी बुखारी ने इसी वजह से इस्तीफा दे दिया था, तो क्या अभी तक तहकीकात उसकी नहीं हुई? क्या वो काबीना में वापस आ जाएंगे? क्या चांसेस हैं उनके? क्या वो क्लियर होंगे तो काबीना में आएंगे? अब तक क्लियर क्यों नहीं हुए? यकीनन जी वो पहले भी क्लियर हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है उनके खिलाफ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा नौजवान है, जज्बाती हो गए, तो उन्होंने रिज़ाइन ऑफ़र किया, उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इंक्वायरी भी उनकी नहीं हो रही। इंक्वायरी तो अभी जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ हो रही है कि जिन्होंने अलाइनमेंट तब्दील की, जिन्होंने डिस्पर्समेंट की, या जो भी कुछ चीज़ें थी जो सरकारी मुलाजमीन के, और इसमें किसी पॉलिटिकल फिगर का कोई रोल भी नहीं था, तो यकीनन उनका कोई रोल नहीं है। तो जब इंक्वायरी कंक्लूड होगी तो उसमें से वो बरीउल ज़िम्मा करार पाएंगे और फिर वो अपने ऑफिस को रीजॉइन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा खान साहब, आखिर में जाते हुए ये बताइए कि बजट से क्या, बाकी तो डंडोरा पीटा जा रहा है, बड़ा अच्छा बजट है और इकोनॉमी अच्छी हो रही है, आपके हलके में लोग मुतमईन हैं, जो गरीब लोग हैं, जो रोटी तक जिनको नहीं मिलती? यकीनन आदिल, हर जी शऊर पाकिस्तानी, थोड़ी भी अक्लो फिक्र रखने वाला पाकिस्तानी इस बजट से मुतमईन है, कतई नज़र इसके कि उसकी एफिलिएशन किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, किस नज़रिए के साथ उसका ताल्लुक है। एक आम पाकिस्तानी, जी शऊर पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी मुतमईन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मईशत को ठोस बुनियादों पे खड़ा कर दिया। गुलाम सरवर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी, जो कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, उस पर लेके आएंगे। ब्रेक के बाद पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए लॉ मलिका बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कवानीन में तरामीम के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफात तो चल ही रहे थे, लेकिन अब यह वाज़ेह हो चुका है कि इस मामले का अहम फरीक इलेक्शन कमीशन भी हुकूमती तरामीम से मुतफिक नहीं, और यह मामला ECP और हुकूमत के दरमियान तनाज़े की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कवानीन में की जाने वाली तरामीम में से 28 पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तों, सेनेट इंतखाबात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात प्रेस रिलीज के जरिए जारी किए। लेकिन इन एतराज़ात के बावजूद आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि इंतखाबी अमल में धांधली रोकने और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। आज इमरान खान को इंतखाबी इस्लाहत की कानून साजी में होने वाली पेशरफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, और इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को हिदायत जारी की कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं और उनको इंतखाबी अमल में लाजमी शामिल करें। यानी इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को तकरीबन मुस्तरद कर दिया, क्योंकि एक रोज पहले ही इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में इलेक्शन एक्ट 2017 में कौमी असम्बली से मंजूर होने वाली 2 दर्जन से ज्यादा तरामीम को आइन से मुतसादिम तक करार दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास को बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने तरामीम से मुतालिक पहले ही वजारत पार्लिमानी उमूर के जरिए कौमी असम्बली की मुतालिका कायमा कमेटी के पास जमा करवा दिया था। लेकिन तशवीश की बात यह है कि मज़कूरा तरामीम पर इसके मौक़िफ़ को, यानी इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को मुतालिका कायमा कमेटीज़ में ज़ेर बहस ही नहीं लाया गया। यानी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यह है कि उनकी राय को हुकूमत की जानिब से यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला भी शामिल है। इसी हवाले से हमने पीर के रोज़ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से इंटरव्यू में भी सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, खास तौर पर EVM पर एतराज है, और उन्हें शिकवा यही है कि उन्हें ऑन बोर्ड तक नहीं लिया गया। कह रहा है कि हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया, हम ऑन बोर्ड नहीं है। नहीं, ECP ऑन बोर्ड है। ये ECP ने नहीं कहा, ये अंदरूनी इत्तलात किसी ने शाये की अखबार में कि ये कहा गया। ECP का मेंबर हर मेरी मीटिंग के अंदर है, तो लिहाजा अगर किसी ने शेयर किया आपसे तो गलत शेयर किया, उसको आप एक्सपोज करें।
इलेक्शन कमीशन के इंतहाई जिम्मेदार जराए ने डॉन न्यूज पर सदर मुमलिकत का इंटरव्यू देखने के बाद हमें यह बताया कि इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान मीटिंग्स में शरीक होते थे वो ऑन द रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर यह बता चुके हैं कि उनके पास इस मामले में फैसला साजी का इख्तियार नहीं है। यह फैसला सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, कोई एक अफसर यह फैसला नहीं ले सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में भी यह बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसके मुताबिक आई वोटिंग में मुख्तलिफ खामियों की निशानदेही की गई है और रिपोर्ट में आई वोटिंग को इस्तेमाल ना करने की सिफारिश की गई है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, ओपोजिशन के एतराज़ात, सदर पाकिस्तान के बयानात और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम मंजूरी के लिए हुकूमती जल्दबाजी, उसके बावजूद ये बता रही है कि बात इतनी सादा नहीं है। इसी दौरान आज द न्यूज़ में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक एक बैनुल अक़वामी ऑडिट कंपनी ने यह बताया है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया मौजूदा आई वोटिंग जो निज़ाम वोट है वो वोट की राजदारी के मुतालिक जो आइनी ज़रूरियात हैं उसको पूरा नहीं करता। ना ही इलेक्शन कमीशन इस बात की ज़मानत दे पाएगा कि इस निज़ाम के ज़रिए हासिल होने वाले नताइज जो हैं वो कोई वोटर की पसंद ज़ाहिर कर पाएगा जिसका वोटर ने इंतखाब किया है। खबर के मुताबिक तज्ज़िये, डिज़ाइन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए इंटरनेट वोटिंग की सहूलत पर अमल दरामद के लिए स्पेनिश कंपनी की जानिब से हुकूमत के लिए किए गए थर्ड पार्टी ऑडिट से यह भी मालूम हुआ है कि नादरा के ज़ेर इस्तेमाल टेक्नोलॉजीज़ वो पुरानी हैं और इंटरनेट हैकर्स उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी हवाले से नाजरीन तफसीलात कुछ मेरे पास पहले से मौजूद थी जो हमने सदर मुमलिकत के सामने रखी। उन मलियत वो ये कह रहे हैं कि जी एक थर्ड पार्टी ऑडिट स्पेनिश फर्म को ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने का कहा गया था, वो 31 मई को जमा होनी थी। वो ऑडिट रिपोर्ट जो है उसमें आपका जो क्लाउड फ्लेयर सर्वर है वो दिल्ली से होके डेटा वगैरह ये आपको शायद रिपोर्ट में नहीं है ये। अच्छा, उस रिपोर्ट में नहीं, लेकिन ये उनका कंसर्न है। नहीं, उनका ये कंसर्न है। ये उस रिपोर्ट के अंदर भी नहीं है ये बात। अच्छा, तो ये उस रिपोर्ट से आप मुतमईन हैं? वो रिपोर्ट ईसीपी ने कमीशन की है, मैं क्या मुतमईन हूँगा? लेकिन वो लोग मुतमईन नहीं है ना। नहीं, तो उन्होंने ही कमीशन की है। देखो वो रिपोर्ट देखी जाती है कि भाई यहाँ कहाँ रंग होगा, कोई चीज टूट तो नहीं रही, इसको ठीक कर लो, कहीं सुराख तो नहीं है, कहीं चूहे तो नहीं आएंगे, इसका बंदोबस्त करो। वो रिपोर्ट इसलिए थोड़ी है कि वो साइन कर दे कि जी बिल्कुल ठीक है। वो रिपोर्ट इसीलिए है, वो आप गलत समझ रहे हैं ना मकसद। रिपोर्ट का मकसद ये था कि जो चीजें इसमें खामियां हैं उनको ठीक किया जाए, तो रिपोर्ट तो क्रिटिकल होगी। हुकूमत इस मामले पर ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी एतमाद में लेने से गुरेजा नजर आती है। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को बिला वजह की तनकीद करार दिया जा रहा है, बल्कि तेज़ी भी दिखाई जा रही है, जिससे सवालात खड़े हो गए। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए लॉ मलिका बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आप स्क्रीन पर इस वक्त उन्हें देख सकते हैं। मेरे ख्याल में वो पहली दफ़ा इस वक्त आ रही हैं टीवी शो में जब से वो ज़ख्मी हुई हैं। उनसे पूछेंगे मलिका साहिबा, पहले तो रियली सॉरी जो आपके साथ हुआ, तो हाउ डू यू फील, कैसी अभी तबीयत है आपकी? बेहतर है अभी? तो पट्टी तो लगी हुई है लेकिन। जी थैंक यू शाहज़ेब। बड़ा ही एक अफसोसनाक अमल पेश आया था पार्लियामान में, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स मुझे चोट भी लगी। मेरी आँख का कॉर्निया, लेफ़्ट आँख का कॉर्निया डैमेज हो गया है, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से उसमें बेहतरी आ रही है। 40% इसमें बेहतरी आ चुकी है एंड आई एक्सपेक्ट कि जो फुल रिकवरी है वो कुछ दिनों में हो जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल थी पार्लियामान में वो अफसोसनाक थी और पार्लियामान के लिए एक स्याह दिन था, जिस दिन मेंबरान पार्लियामेंट ने एक दूसरे के ऊपर किताबें फेंकीं, गालम गलोच हुआ, नाजेबा ज़बान इस्तेमाल हुई और पार्लियामान जो बहुत ही एक मुक़द्दस इदारा है वो एक अखाड़ा बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा पार्लियामान के अंदर ये रवैये नहीं पेश आएंगे और पार्लियामानी मेंबर्स, अवामी नुमाइंदे मजमूई तौर पर मिलकर पार्लियामान का जो वक़ार है उसको बुलंद करेंगे। जी ठीक। इससे पहले कि टॉपिक की तरफ बढ़े, वो कहते हैं ना उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो आप तो बड़ी एक शरीफ एमएनए की तरह कॉर्नर में खड़ी थी, ना नारेबाजी ना वो, तो ये आपको कैसे लग गया? टारगेट किया किसी ने या बस लग गई बुक आपको? देखिए, अब ये तो शाहज़ेब कहा नहीं जा सकता कि किसी ने मलिशियसली टारगेट करके मारा या जिस तरह किताबें उछाली जा रही थी कुछ ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। किसी के सर पे वो 7 किलो की किताब लगती, बजट बुक,
मैं किसी की गर्दन पे लगती तो शायद और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। मेरी भी बीनाई भी जा सकती थी, अल्लाह के फजल से नहीं गई। तो मैं नहीं जानती कि किसने मारा, लेकिन ये कि पार्लिमानी मेंबर ने, अवामी नुमाइंदे ने मारा, और वो अवामी नुमाइंदा जो आवाम का एतमाद लेकर आए हैं पार्लियामान में, और ये हलफ भी उठाया है कि हम अपने आइन की पासदारी करेंगे और ऐसा अपना बिहेवियर रखेंगे जो एक आम आदमी से बेहतर होगा। तो अफसोसनाक है, और क्या कह सकते हैं, हमें, मेरे पास ये इस्तेहकाक है कि मैं वीडियो निकलवा कर FIR रजिस्टर करवाऊँ, क्योंकि ये असॉल्ट के ज़िम्रे में आता है, लेकिन फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी और हम नहीं चाहते कि और कशीदगी पैदा हो पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर। तो अब ये तो तयन नहीं हो सकता, इसलिए किसी को मैं इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और दोबारा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एब्सोल्युटली कंडेमेबल एंड रियली सॉरी जो आपके साथ खवातीन के खिलाफ आपका कि आप उस जानिब जा भी नहीं रही कि आप वीडियो निकलवा के FIR करवाएं। अच्छा, टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। मलिका साहिबा, आप बड़े करीब से इसको देख भी रही हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो मामला है, इलेक्शन कमीशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग गिला है, रिजर्वेशंस हैं, प्रेस रिलीज भी आ चुकी है, कुछ जो इसमें मामलात हैं वो उसे आइन के मुतसादिम भी करार दे रहे हैं। स्पेशली जो थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ है और जो आई वोटिंग है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, उसमें सिक्योरिटी के भी उनको कुछ खदशात हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब मुसर हैं कि नहीं ऐसा ही होगा जैसे हम कह रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को कैसे और कब ऑन बोर्ड लेने की प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। खुश आइन बात है पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर इमरान खान की क़यादत में आइनी इदारे भी आज़ाद हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आइनी इदारा जो है वो अपना मौक़िफ़ आज़ादी से पेश कर सकते हैं, हुकूमत वक्त के मौक़िफ़ से डिफ्रेंशिएट या तफरीक भी कर सकते हैं, वो एक दूसरा मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, और ये हमेशा जमहूरियत के अंदर अच्छी बात होती है, क्योंकि कवानीन का जो अमल है, कानून साजी का जो अमल है, वो इसी तरह मुकम्मल होता है कि दीगर आरा सामने आती हैं और फिर मेंबरान पार्लियामेंट मजमूई तौर पर ये फैसला करते हैं कि कौन सा कानून पास होना है। एक दो कदगने हैं, पाकिस्तान का आइन कहता है कि हम ऐसा कानून पास नहीं कर सकते, ऐसा कानून अमल दरामद नहीं करा सकते जो मावरा आइन हो, तो हमने इस चीज़ को देखना है। बाकी जो उनकी आरा सामने आ रही है, उनके पास पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में उनकी जो थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, वो वहाँ मौजूद थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, लेकिन हुकूमत वक्त ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को मंजूर नहीं किया। मैं खुद उस कमेटी के अंदर पेश थी, ऑर्डिनेंस के थ्रू हमने एक कानून पास कर दिया था, और अब ये जो दूसरा कानून है जिसके अंदर 49 अमेंडमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से पास हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, लेकिन पाबंद हैं। हुकूमत वक्त जो कानून साजी करते हैं, जो पार्लियामान से जो कानून साजी करती है पार्लियामान, वो उसके पाबंद हैं। ये नहीं हो सकता कि वो कहें कि हमें लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है या इसके अंदर मुश्किलात पेश आएंगी। मुश्किलात को हल करना मजमूई तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उनसे इन टच है, वो उनसे गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, और जो भी उनको लगता है कि मुश्किलात दरपेश होंगी एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में, वो मुश्किलात हम दूर कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दीगर जमहूरी निज़ाम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है और बड़े सही तरीके से होती है, और वो जमहूरी निज़ाम कामयाब होते हैं। तो हम कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं कर रहे जो एक बहुत बड़ा मुअम्मा है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का अपना एक व्यू है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन कानून साजी का अमल तो मेंबरान पार्लियामेंट ही मुकम्मल करेंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद होगा। अगर उनको उससे कोई प्रॉब्लम है, अगर वो समझते हैं कि ये मावरा आइन है, तो उनको अदालत से रुजू करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा मलिका साहबा, आपने बड़े मुफस्सिल अंदाज में जवाब दे दिया है, जिससे मेरा टेक अवे ये है कि मावराए आइन इसमें कोई कानून साजी गवर्नमेंट नहीं करेगी, और इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात को सुना भी गया, सुना भी जाएगा। क्या पोजीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा टुवर्ड्स द एंड? जी देखिए, हम तो चाहते हैं कि जो पार्लियामान के दो हिस्से हैं, ट्रेजरी अपोजिशन बेंचेस, कानून साजी में ख़ुसूसन पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर शफाफियत लाने के अमल को, पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देने के अमल के अंदर ज़रूर हमारे अपोजिशन के मोहतरम रहनुमा शामिल हों। हम चाहते हैं कि उनका मौक़िफ़, उनकी तरामीम, उनकी जो सजेशंस हैं वो ज़रूर सामने आएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने पार्लियामान का हाल तो देख ही लिया है।
और मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन के जो हमारे रहनुमा हैं, काबिल एहतराम हैं, वो इस इशू को इतना सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि वो तरमीम को देखे बगैर ही, पढ़े बगैर ही, उसका मुताला किए बगैर ही उसको मुस्तरद कर चुके हैं। अगर वो चाहते हैं तो अब सेनेट के अंदर ये बिल ज़ेर गौर होगा, ज़ेर बहस होगा, वहाँ पर उनकी अच्छी नुमाइंदगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। अगर वो चाहें, अगर वो सीरियस हैं, अगर वो इस इशू के अंदर इंटरेस्टेड हैं, अगर वो चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम जो है वो मजबूत हो, तो वहाँ पर अपना मौक़िफ़ पेश करें, वहाँ दलाइल से बात किया जा सकता है। हमें ये ना बताएं कि ये गलत है या ठीक है, दलाइल से बताएं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, विश यू ऑल और स्पीडी रिकवरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपकी फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।